हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पढ़ाई निंजा। आज हम पढ़ेंगे एक और एक्साइटिंग फेज ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल दैट इज़ टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इधर देखेंगे हम कि कैसे गांधी जी ने एक सिंपल सा चीज़ जो कि था नमक को आज़ादी का पावरफुल सिंबल बनाया, और देखते हैं कि कैसे कैसे यह मूवमेंट आगे बढ़ा। तो जैसे कि हम लास्ट पार्ट में देख रहे थे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, पर ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, गांधी जी ने फरवरी 1922 में इसको विड्रॉ कर लिया था। पर ऐसा आखिर क्यों किया था? क्योंकि मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा वॉयलेंट बनने लगा था, और गांधी जी कहते थे कि सत्याग्रह के लिए लोगों को पहले प्रॉपर ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। इसी वक्त कांग्रेस के कुछ लीडर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी करना चाहते थे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू प्रोविंशियल काउंसिल्स में होने वाले थे। मॉडरेटर्स जैसे कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी भी बनाई थी, जिसका एम था कि काउंसिल्स में जाके ब्रिटिश पॉलिसी को अपोज करना। लेकिन यंग लीडर्स जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जिनको हम रेडिकल्स कहते थे, वो चाहते थे कि फुल इंडिपेंडेंस मिले और मास एजिटेशन होए। फिर क्या होता है कि 1926 के बाद दुनिया भर में ग्रेट डिप्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और इंडिया में भी ये शिकार बन जाता है, इंडिया भी इसका शिकार बन जाता है। खासकर किसान बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। क्यों? क्योंकि प्राइसेस गिर रहे थे, एक्सपोर्ट बंद हो गया था, और रेवेन्यू देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन को भेज दिया, जिसमें एक भी इंडियन नहीं था। तो लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, उसका अपोज करना चालू कर दिया, और स्लोगन लाया गो बैक साइमन का। ये आप देख सकते हैं इस इमेज में। ऐसे ही लोगों ने साइमन कमीशन का अपोज किया थ्रू बैनर्स, झंडे वगैरह सब चीज़ लेकर। फिर क्या होता है कि अक्टूबर 29 में लॉर्ड इरविन थे, उन्होंने एक झूठा प्रॉमिस दे दिया था, एक ऐसी फालतू सा प्रॉमिस कर दिया था कि भैया हम इंडिया को डोमिनियन स्टेट, मतलब हम इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित कर दे रहे हैं, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हमने एक प्रॉमिस कर दिया था कि हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे और उधर हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। पर जो कांग्रेस थी वो सेटिस्फाई नहीं थी। तो जो दिसंबर में 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जिसके जवाहरलाल नेहरू के अंडर, और उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वो पूर्ण स्वराज चाहते हैं, दैट इज़ फुल इंडिपेंडेंस। और 26 जनवरी 1930 को सेलिब्रेट किया गया एज इंडिपेंडेंस डे। पर जो पब्लिक पार्टिसिपेशन था वो बहुत ज़्यादा कम था। तो गांधी जी ने ये सोचा कि अब हमें लोगों को डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ इशू उठाना चाहिए। तो तब आता है सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी ने एक सिंबॉलिक और इम्पैक्टफुल चीज़ चुनी, जो कि थी नमक, दैट इज सॉल्ट। तो 31 जनवरी 1930 को वॉइसरॉय इरविन को एक लेटर भेजा था गांधी जी ने, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड्स थी डिफरेंट सेक्शन के इंटरेस्ट के साथ। सबसे इमोशनल डिमांड थी कि जो सॉल्ट टैक्स है उसको हटा दिया जाए, एबॉलिश कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट था वो रिच हो या पुअर सबकी ज़रूरत थी। गांधी जी ने बोला कि सॉल्ट पर टैक्स ब्रिटिश ऑपरेशन का सबसे बड़ा प्रूफ है। जो इरविन थे उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो गांधी जी ने अपनी सबसे ज़्यादा हिस्टोरिक दांडी मार्च का स्टार्ट किया फ्रॉम साबरमती टू दांडी, जो कि 240 माइल्स की थी। 24 डेज़ लगे थे, 24 डेज़ थे, और 78 सत्याग्रही के साथ उन्होंने चालू किया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने समुंदर के पानी से नमक बना के ये लॉ तोड़ दिया, और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब हम देखते हैं कि ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आखिर अलग क्यों था। तो इसके फीचर्स की अगर हम बात करें, तो सबसे पहले ये सिर्फ कॉपरेशन रिफ्यूज़ करना नहीं था। पहले जो ऐसा होता था कि 1920 में ये था कि हम भैया सिर्फ कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, पर अब तो बात आ गई थी कानून तोड़ने की। तो जैसे कि कॉलोनियल लॉ थे, सॉल्ट लॉ, फॉरेस्ट लॉ, टैक्स रिफ्यूज़ल, ये लॉ इन्होंने तोड़ना चालू कर दिया। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करना चालू कर दिया, जितने भी लिकर शॉप्स थे उसको बाइकआउट करना चालू कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स ने रिज़ाइन कर दिया था। पीपल पिकेटेड
तो पिकेटेड का मतलब क्या होता है, एक टाइप का धरना ही होता है। फॉरेस्ट लॉ जो जितने भी उन्होंने बनाए थे उसको वायलेट कर दिया, उसका उल्लंघन कर दिया। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया काफ़ी ज़्यादा रिप्रेशन से और काफ़ी लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो क्या हुआ था, जब गांधी जी और अब्दुल गफ्फार खान भी थे वो भी अरेस्ट हो गए थे, तो वॉयलेंट क्लैशेस होना चालू हो गए। जैसे कि एक शहर था शोलापुर, उधर वॉयलेंट क्लैशेस चालू हो गए थे। तो ब्रिटिशर्स ने ब्रूटल रिप्रेशन करना चालू कर दिया, औरतों का, बच्चों को भी मार दिया। तो उसके कारण क्या हुआ कि लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोगों को भी अरेस्ट कर दिया गया। अब हम बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट की और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी ने मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया और साइन किया गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या टर्म्स थे, तो सबसे पहला था कि गांधी जी को लंदन के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ले जाया, कॉन्फ्रेंस में वो जाएंगे, तो उन्होंने अटेंड की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और दूसरा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करेंगे। लेकिन 1931 में लंदन कॉन्फ्रेंस जो थी वो फेल हो गई। गांधी जी वापस आए तो कांग्रेस काफ़ी ज़्यादा इलीगल हो चुकी थी, लीडर्स जेल में थे। गांधी जी ने मूवमेंट को दोबारा स्टार्ट किया, पर ये 1934 में उसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था और ये बहुत कमज़ोर पड़ गया था। अब हम देखेंगे कि इस मूवमेंट में आखिर कौन कौन लोगों ने हिस्सा लिया था, पार्ट लिया था। तो काफ़ी अलग अलग लोगों के ग्रुप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले अगर हम बात करें जो रिच और पुअर पीजेंट थे उनके पार्टिसिपेशन के बारे में, तो जो रिच पीजेंट थे जैसे कि पाटीदार थे गुजरात के, जाट्स थे यूपी के, इनका मेन इशू था कि काफ़ी ज़्यादा हाई रेवेन्यू था, हाई टैक्सेस थे, है ना। तो हाई रेवेन्यू था तो उनका कहना था कि भैया हमारी जॉब इनकम कम है तो टैक्स क्यों देना। पर जब मूवमेंट 1931 में विड्रॉ हो गया विदाउट रेवेन्यू कट, जिसमें रेवेन्यू कट नहीं हुआ, तो वो लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए, नाराज़ हो गए, क्योंकि रेवेन्यू कम नहीं हुआ था। इसी तरीके से पुअर पीजेंट्स थे, वो क्या चाहते थे कि उनका रेंट नहीं लिया जाए, उनका रेंट ख़त्म कर दिया जाए। पर जो कांग्रेस ने उनकी बात ओपनली सपोर्ट नहीं की थी, क्योंकि वो रिच लैंडलॉर्ड को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। फिर आते हैं बिजनेस क्लास, जैसे कि जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। तो इन्होंने गांधी जी को शुरुआत में सपोर्ट किया था, पर राउंड टेबल के फेलियर होने के बाद ये इंथुजियाज़म काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। ये चाहते थे कि ट्रेड का प्रोटेक्शन हो और कॉलोनियल कंट्रोल का ख़त्म होए, ट्रेड से जितने भी ट्रेड हो उधर कॉलोनियल ब्रिटिश राज ख़त्म होए। शुरुआत में इन्होंने सपोर्ट किया, फिर लास्ट में इनका इंथुजियाज्म काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने भी सपोर्ट किया, पर इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। कुछ स्ट्राइक्स की गई जैसे कि नागपुर में और छोटा नागपुर में। फिर हम देखेंगे कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कैसा रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। तो ये जो पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर था सॉल्ट मार्च से। उनके रोल क्या क्या थे, उन्होंने पिकेटिंग किया था, सॉल्ट बनाया था, प्रोटेस्ट में ज्वाइन करी थी और जेल भी गई थी काफ़ी ज़्यादा। ये जो वुमेन थी काफ़ी ज़्यादा, ये लोग अपर कास्ट अर्बन एरिया से थे और कुछ रिच पीजेंट्स भी थे जो कि ग्रामीण फैमिलीज से थे। सिंबॉलिक इंक्लूजन था कांग्रेस में, पर कोई लीडरशिप रोल नहीं था वुमेन का। इंडियंस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हिस्सा नहीं लिया था, हर ग्रुप का अपना अपना नज़रिया था। तो अगर हम बात करें कि लिमिट्स क्या क्या थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की, तो 1930s में अनटचेबल्स ने खुद को दलित कहना शुरू कर दिया था। कांग्रेस ने उनके इश्यूज़ पर ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वो सनातनी हिंदूज़ को नाराज़ नहीं करना चाहते थे। गांधी जी थे, उन्होंने हरिजन कहा, उनके लिए सत्याग्रह किया और खुद टॉयलेट साफ करके उनका सम्मान बढ़ाया। पर डॉक्टर अंबेडकर ने अलग ही रास्ता चुना, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर दी। गांधी जी ने इसके विरोध में फास्ट किया, जिसका रिजल्ट था पूना पैक्ट 1932 का। दलित्स को रिजर्व सीट्स मिली, पर वोटिंग जनरल इलेक्टोरेट से ही हुआ। तो ये सब चीज़ को लेके चलते हुए दलित का जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड था। स्पेशली जो महाराष्ट्र और नागपुर के जो जगह थी उधर दलित का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। सेम अगर हम मुस्लिम्स की बात करें
तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ भी मूवमेंट से दूर ही रहीं। 1920s के बाद कांग्रेस पर हिंदू ग्रुप्स का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा था, जैसे कि हिंदू महासभा। तो कम्युनल टेंशन और राइट्स भी बढ़ने लग गए इन हिंदू महासभा के कारण। 1927 में कांग्रेस मुस्लिम लीग अलायंस की कोशिश हुई, लेकिन असेंबली रिप्रेजेंटेशन पे एग्रीमेंट नहीं हो पाया। तो कंक्लूजन अगर हम देखते हैं था, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को यूनाइट तो ज़रूर किया था, पर सबका विजन अलग अलग था। पीजेंट्स को चाहिए था कि रेवेन्यू से रिलीफ मिल जाए, बिजनेसमैन को चाहिए था कि इकोनॉमिक फ्रीडम मिल जाए, वुमेन्स को चाहिए था कि नेशनल सर्विस वो दे सकें, और दलित और मुस्लिम को तो लगा कि हम तो भैया अलग ही हैं। तो इन्होंने स्ट्रेंथ तो हाईलाइट की ही, पर यहाँ पे जो नेशनल यूनिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ही थी। तो दोस्तों, ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। हमने देखा कि एक सिंपल चीज़ नमक कैसे आज़ादी का पावरफुल सिंबल बन गई थी, और ये गांधी जी की सोच थी। तो दोस्तों, ये था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का डिटेल ब्रेकडाउन। हमने देखा कि एक सिंपल सी चीज़ नमक भी बहुत ज़्यादा एक पावरफुल सिंबल का काम कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो ये वीडियो, और सब्सक्राइब करो पढ़ाई निंजा को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।